विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है पेट के एग्ज़ाम के लिए, उस सिलेबस में कौन सी नई चीज़ें आई हैं और कैसे हम अपने इस एग्ज़ाम को कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए हम आज इस पर थोड़ा सी प्रकाश डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पेट का एग्ज़ाम है, इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और इसका पूर्णांक जो है 100 है। परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटे। आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, मतलब कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने की कोशिश करना होगा, क्योंकि ये 1/4 कम जो निगेटिव मार्किंग है ये कम है। 1/3 की अपेक्षा 1/3 होता है तो कम ही, मतलब कि 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो एक जो सही है वो भी कट जाएगा। चलिए, और एक चीज़ और, जो ये पेट का एग्ज़ाम है इसको क्लियर करने के बाद ही आप यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होंगे पेट को क्लियर करने के बाद उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब उस एग्ज़ाम में चाहे लेखपाल वगैरह हो, जितने भी क्लर्कियल एग्ज़ाम क्लर्कियल इससे पहले हुआ करते थे, क्लर्कियल एग्ज़ाम, बीडीओ, लेखपाल और छोटे छोटे विभागों की जो भर्तियां आती थी, उसमें आप पेट को क्लियर करने के बाद ही उस भर्ती में आप बैठ पाओगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेगमेंट हैं जीएस सेशन में, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम देखेंगे, अगर भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सिलेबस में दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हमको ये पढ़ना है कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव होता है और किस प्रकार इसका पतन भी होता है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता और आज के रिलेवेंस में सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार इंपॉर्टेंस रखती है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण की व्यवस्था थी कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना होगा। वैदिक संस्कृति में हम ये देखेंगे कि वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक काल के बीच जो होता है, सिंधु घाटी से फिर वैदिक संस्कृति आती है, उसके बाद उसमें आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वो हम वैदिक संस्कृति में देखेंगे। फिर आगे बौद्ध धर्म में स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में, तो सारा फोकस हमारा बुद्ध जी की शिक्षाओं पे रहेगा। और फिर किस प्रकार बौद्ध धर्म टूटता है हीनयान और महायान में, और कौन कौन से स्तूप हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम बौद्ध धर्म में स्टडी करेंगे। फिर जैन धर्म में महावीर जी की शिक्षाएं क्या थी, कैसे जैन धर्म आगे बढ़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर और ये भी देखेंगे कि जैन धर्म और उस टाइम बौद्ध धर्म और जो वैदिक संस्कृति थी उसमें कैसे क्लेश एक पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें ही। और मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो मौर्य वंश में और कई शासक हुए हैं उनके बारे में हम ब्रीफ में देखते चलेंगे। गुप्त वंश में स्पेशली समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ पे सिलेबस में दिया है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। और बाकी गुप्त वंश की स्थापत्य कला कैसी थी और गुप्त वंश स्वर्ण काल कहा जाता है, किस प्रकार उस गुप्त वंश में और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे। हर्षवर्धन के काल के बारे में, राजपूत के काल के बारे में यहाँ देखेंगे। फिर सल्तनत काल में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश और उसके पहले बाबर के आने के पहले जो चीज़ें थी वो हम सल्तनत काल में देखेंगे। फिर मुगल साम्राज्य का जो मुगल साम्राज्य आता है, बाबर से लेके 1857 की क्रांति के पहले कौन कौन से शासक हुए और उन्होंने क्या योगदान दिया, चाहे स्थापत्य कला में हो चाहे चित्रकला में हो, जैसे जहांगीर, हुमायूं, अकबर, वो और उनका शासन कैसा था, ये हम मुगल साम्राज्य में डिस्कस करेंगे। फिर मराठा के उत्कर्ष के बारे में, मराठाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार मराठाओं ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक दशा को अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार मराठाओं ने उनसे लोहा लिया और मुगलों से कैसे लोहा लिया और अपने एक साम्राज्य की स्थापना की, ये मराठा में हम देखेंगे। शिवाजी के बारे में इसमें देखेंगे। और ब्रिटिश राज का अभ्युदय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ये 1857 के पहले का जो है यहाँ इस सेगमेंट में देखेंगे। ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा था, ये हम इस सेगमेंट में देखेंगे, ब्रिटिश राज के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव में। अगला सेगमेंट है दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष देखेंगे, किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन की नींव पड़ती है।
फिर अगले सेगमेंट में हम सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में, स्पेशली महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे और उनके साथ कौन कौन से नेता जुड़ते हैं और किस प्रकार वो स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावित करते हैं और उनमें क्या योगदान था, किस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से चल के भारत में आते हैं और उन्होंने एक नींव रखी उस आंदोलन की और उस आंदोलन को कंटिन्यू नहीं करके थोड़े थोड़े गैप के बाद वो आंदोलन को रोक देते थे। ये हम इस सेगमेंट में देखेंगे। और किस प्रकार उदारवादियों से फिर उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, इस सेगमेंट में हम देखेंगे। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन चलाने के लिए 1773 के एक्ट से लेके 1947 तक जो एक्ट बनाया और कैसे शासन किया उसमें, ये चीज़ें हम इस एक्ट में देखेंगे। ये हिस्सा देखिए, दोनों में ये हिस्सा जो विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट है, ये आपका पॉलिटी में भी है, ये हमको पॉलिटी में भी कवर करना है और ये आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेक्शन में भी दिया गया, तो ओवरलैप करता है ये हिस्सा। फिर और हम लेकिन स्पेशली यहाँ 1935 का एक्ट के बारे में चर्चा की, तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में भी स्पेशली मेंशन है, तो हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। किस प्रकार चाहे त्रिपुरी सम्मेलन हो या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में किस प्रकार रोल था, वो हम देखेंगे। INS आज़ाद हिंद फौज जो है उसका निर्माण कैसे होता है, ये हम देखेंगे। चलिए अगले सेगमेंट, तीसरे सेगमेंट में आते हैं जियोग्राफी के। जियोग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल दिया है। देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ें दी हैं, नदियाँ, घाटी, भूजल संसाधन, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है। विश्व की इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं, भूजल संसाधन है, पहाड़ियाँ हैं, विश्व में भी और भारत में भी है, ये दोनों सेगमेंट हमको लेके चलना है। लेकिन यहाँ खनिज संसाधन विशेषकर भारत में मेंशन किया गया है, तो भारत में कहाँ कहाँ से, पूरे भारत में कहाँ कहाँ किस किस हिस्से में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ये हमको स्पेशली देखना पड़ेगा। ठीक, आगे हम चलते हैं, देखते हैं भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल कैसा है, ये देखेंगे। फिर जलवायु एवं मौसम, ये देखिए, ये जियोमॉर्फोलॉजी में है, जियोमॉर्फोलॉजी से हो गया, ये आपका जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास से हो गया। तो यहाँ पे हम टाइम जोन को देखेंगे, जलवायु एवं मौसम विज्ञान को भी देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं चौथे सेगमेंट में। चौथा सेगमेंट देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था का है। चौथे सेगमेंट में भारतीय राज्य व्यवस्था 1947 से 1991 तक कैसी थी, कैसे हमने अपने आज़ादी से लेके PV नरसिम्हा राव के जो 1991 के LPG का रिफॉर्म से LPG के रिफॉर्म तक किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या क्या सुधार किए, कैसे कैसे योजना आयोग बना और जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कैसे चली, कैसे हमने पूंजीवाद और समाजवाद को छोड़ के एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था के निर्माण में और हरित क्रांति किस प्रकार आती है, किस प्रकार फिर जो खाद्यान्न संकट आता है, खाद्यान्न संकट से उभरने के लिए हमने किस प्रकार हरित क्रांति लाई। 1962 से 1962-65 की जो लड़ाई हुई, उसके बाद खाद्यान्न संकट जो है, किस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, हरित क्रांति कैसे आती है, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड कैसे लाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए PV नरसिम्हा के समय, 1991 में LPG जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कैसे लाया जाता है 1991 में, ये हम इस सेगमेंट में देखेंगे। वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कैसे कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, जैसे जो आज का किसान बिल है वो किस चीज़ के लिए है, ये कृषि सुधार ही है। ढांचागत सुधार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत करना है। लेबर रिफॉर्म का जो आज लेबर लॉ की समस्या है, लेबर लॉ में बहुत सारी लूप होल्स हैं जिसकी वजह से प्रॉपर अगर देखा जाए तो जो श्रम है जिसके लिए जितना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, वो श्रम सुधार के अंतर्गत है। ये सारी चीज़ें हैं। आर्थिक सुधार में हम देखेंगे किस प्रकार हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करते रहते हैं और बजट में तमाम टैक्स में संशोधन करते हैं। ये सारी चीज़ें आर्थिक सुधारों में आएगी। किस प्रकार हम अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत करते हैं, अपने बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करते हैं, ये आर्थिक सुधार में आएगा। फिर GST के बारे में, GST का इंपॉर्टेंस क्या है और कितना रिलेवेंट है आज के समय में, इन चीज़ों के बारे में हम GST में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे 5वें सेगमेंट में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन दो शब्दावली सिलेबस में यूज किया गया है। तो भारतीय संविधान का मतलब भारतीय संविधान, जो संविधान की मुख्य विशेषताएं कैसी हैं, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार क्या हैं, और फंडामेंटल राइट और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट, दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संसदीय प्रणाली कैसी है, संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, केंद्र राज्य संबंध कैसा है हमारा, और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायिक ढांचा जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का है जो वो कैसा है, उसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा इस सेगमेंट में। और जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय निकायों के बारे में, पंचायती चुनाव के बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हमको इस सेगमेंट में देखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम, हाँ एक बात और, ये सारे सेगमेंट जो हैं जहाँ पे आपके सामने लिखे ये 5 अंक के हैं, मान के चलिए 5 अंक है तो 5 क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं आपको, ये फिक्स है। अगले सेगमेंट में देखिए छठा सेगमेंट है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान के सेगमेंट में साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि ये 5 नंबर के हैं। 5 नंबर का मतलब ये हो गया कि 5 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पे स्पेशली प्रारंभिक जीव विज्ञान और रसायन और भौतिक है। ये 10th स्टैंडर्ड का मान के चलिएगा, 12th स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि विज्ञान में 12th स्टैंडर्ड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये आपको जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री और पॉलिटी हिस्ट्री, ये आपका 12th स्टैंडर्ड मान के चलिएगा। इसका लेवल जो है एनसीईआरटी के 12th स्टैंडर्ड के रहेगा। बिना एनसीईआरटी के 12th तक की बुक्स पढ़े बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अगले सेगमेंट में हम देखेंगे 7वां सेगमेंट जो है प्रारंभिक अंकगणित का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है। यहाँ पे देखिए इससे पहले क्या होता है, पहले के एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर दिए रहते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत चैप्टर की संख्या अर्थमेटिक में बहुत कम कर दिया है। प्रतिशतता, मेनली प्रतिशतता, औसत, और बाकी ये सब बेसिक है, ये बेसिक है सब, भिन्न, वर्गमूल, घातांक एवं घात, साधारण अंकगणित। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके आने हैं, 5 क्वेश्चन आने हैं। अगला सेगमेंट है हिंदी का। हिंदी का यहाँ से 5 क्वेश्चन है। ये सब संधि, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपके व्याकरण से है, व्याकरण है, और अशुद्धियाँ सभी व्याकरण ये बिलोंग करते हैं। और लेखक एवं रचना, ये आपका साहित्य से है, ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा। जो गद्य पद्य के रचनाकार हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में इस सेगमेंट में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 9वां सेक्शन जो अंग्रेजी का है, जनरल इंग्लिश का, इसमें व्याकरण के क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन जो अपठित गद्यांश होते हैं वो 5 नंबर का रहेगा। अगला है रीजनिंग का, लॉजिक एंड रीजनिंग। यहाँ पे संबंध, कैलेंडर, घड़ी, क्रम रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, शिलालिंग, इतनी चीज़ें हैं। ये भी 5 क्वेश्चन हैं। ये देखिए जो 10वां सेगमेंट में 5 नंबर का रीजनिंग, ये वेटेज कम करने वाले हैं, लेकिन हमको जैसा सिलेबस है उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, अपनी तैयारी को उसी के अनुरूप ढालना होगा। अगला सेगमेंट में समसामयिकी। फिर से यहाँ देखिए समसामयिकी, करंट अफेयर्स का रोल देखिए, 10 क्वेश्चन यहाँ से सीधे बनने हैं आपके। और इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, वो भी जीएस का सेक्शन है। तो मान के चलिए कि सबसे बड़ा सेक्शन आपका जीएस प्लस करंट अफेयर का, सारे सिलेक्शन का दारोमदार खाली इसी सेक्शन पे हो गया है। आप छोटे मोटे 2-4 नंबर के लिए किसी सेक्शन को छोड़ सकते हैं, लेकिन इस सेक्शन के को पार किए बिना आप अपनी जगह इसमें नहीं बना सकते, और आपको थोड़ा संतुलित अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। इन हिस्सों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जो जैसे अगर किसी का अर्थमेटिक है कहीं वीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको आप क्विट कर जाएं उस सेगमेंट से, आपको उसको लेके चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे इस सेगमेंट में हम देखें करंट अफेयर 10 क्वेश्चन हो गए। भारतीय एवं वैश्विक स्तर पे जो करंट अफेयर्स है वो हो गए। और समान जागरूकता में ये सारे हिस्से आपके जीएस के ही हैं। देखिए संसद, राज्य व्यवस्था कैसी है, ये पॉलिटी सेक्शन से बिलोंग करता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मुख्यालय, ये सब कुछ आपका ये पॉलिटी हुआ। ये आर्ट एंड कल्चर में आ गया। कला एवं संस्कृति, ये इतिहास का सेक्शन हो गया। और बाकी अनुसंधान, संगठन, लेखक, ये और जलवायु परिवर्तन, ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन हो गया। तो मान के चलिए यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन फिर बने। ये फिर जीएस से बिलोंग कर रहा है ये सेगमेंट आपका। तो 10 क्वेश्चन इधर, 10 क्वेश्चन उधर। और देखिए 20, 5 25, 5 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 5 45, 45 5 50। सीधे आप देखेंगे तो 50% आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपके जीएस प्लस करंट अफेयर से हैं। जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस साइंस का हिस्सा, ये आपका जीएस का मान के चलिए 50 क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हिंदी के में 13वें सेगमेंट पे चलते हैं। यहाँ से 10 क्वेश्चन आने हैं हिंदी गद्यांश पे।
और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पे 10 नंबर के हैं और प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण की ये 10 अंक के हैं। ये रहा पूरा सिलेबस। और यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है कि ये जो सिलेबस रहेगा उसका लेवल 10 या 12th स्टैंडर्ड का रहेगा और ये जो है एनसीईआरटी की बुक से ही रहेगा, तो आपको इस पर फोकस करना होगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ साफ साफ मेंशन है 1/4 है और ये मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस एंड टाइप का प्रश्न रहेगा। युद्ध का शंखनाद हो चुका है। अब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करिए और इसी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।